ससुराल में प्रेग्नेंट बहू का पहला रक्षाबंधन। शादी के बाद निहारिका का पहला रक्षाबंधन था। निहारिका रक्षाबंधन को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। उसने बहुत सारे अरमान और बहुत सारा प्यार अपने भाई के लिए संजो के रखा था। लेकिन निहारिका 8 महीने की गर्भवती थी, जिस वजह से उसकी सास ममता उसे उसके मायके जाने से मना कर देती है, जिस पर निहारिका उदास हो जाती है। उसकी उदासी देखकर सास उसे समझाते हुए बोलती है, क्या हो गया बहू, देख रही हूँ जब से मैंने तुझे मायके जाने से मना किया है तब से तू बहुत उदास रहती है। बहू, ऐसे दिनों में लड़की को खुश रहना बहुत जरूरी है, तब जाकर उसका बच्चा स्वस्थ पैदा होता है। अगर तू उदास रहेगी, खुश नहीं रहेगी तो इसका असर बच्चे पर बुरा पड़ेगा। अब बताओ ना माँ, मैं क्या करूँ, कैसे खुश रहूं? मेरा एक भाई है और ये मेरी पहली राखी है। हर लड़की शादी के बाद अपनी पहली राखी पर अपने मायके जाती है, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा सम्मान लेकर आती है और अपने भाई को बहुत प्यार करती है और राखी बनाती है। मेरी राखी तो ऐसे ही जाएगी ना माँ जी इस बार। मैं तेरी बात बिल्कुल समझ रही हूँ, लेकिन अब तू बता कि तेरा 8वां महीना लग चुका है। सारी चीज हालात के हिसाब से ही होती है। अभी जो हालात है वे ऐसे नहीं है कि मैं तुझे मायके जाने दूं। अगर रास्ते में कुछ ऊंच नीच हो गई तो मैं क्या करूंगी बहू? त्योहार तो हर साल मनाना है, लेकिन अभी जो चीज है उसे देखना हमारी जिम्मेदारी है या नहीं है? बस यही रीजन है माँ जी, जिस वजह से मेरे को अंदर से खुशी नहीं मिल रही है। अब माँ जी, मैं इस बारे में कोई बातचीत नहीं करूंगी। मुझे अपने मन को ठीक ही करना है, मैं नहीं जाऊंगी। और आपके साथ साथ तो मेरे पति ने भी मुझे मना कर रखा है कि मैं अपने मायके नहीं जाऊंगी, तो यही सही। लेकिन अब से आप लोग मुझे ना खाने के लिए बोलोगे ना दवाई के लिए बोलोगे। मेरा जब दिल करेगा तो मैं खाऊंगी, वरना नहीं खाऊंगी। सास को गुस्सा आता है और वह भी गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही शाम को निहारिका का पति अर्जुन आता है। सास अपनी बेटी को निहारिका की सारी बातें बताती है कि निहारिका ने खाना पीना और दवाई सब कुछ छोड़ रखा है। ये सारी बातें सुनने के बाद अर्जुन को गुस्सा आता है और वह गुस्से में अपनी पत्नी से बोलता है, एक बात बताओ, मेरी माँ ने अगर तुम्हें मायके जाने से मना किया है तो इसके पीछे उनका इंटेंशन बुरा तो नहीं है ना? उन्होंने तुम्हारी भलाई के लिए, हमारे होने वाले बच्चे के लिए ही तो ये सब किया है ना। लेकिन तब भी तुम ये सारी चीजें सोचने की बजाय मेरी माँ को ही उल्टा पुल्टा बोल देती हो कि वो तुम्हारी चिंता न करे। तुम्हें खाना खाना है या नहीं खाना है, दवाई खानी है या नहीं खानी है, वो तुम्हारी मर्जी है। हाँ, तो मैंने कोई भी चीज बिना बात में नहीं बोली है। हर बोले गए शब्दों के पीछे कोई ना कोई मतलब होता है, तो मुझे भी पता है कि मैंने क्या बोला है। अरे मेरी पहली राखी है, मैं अपनी राखी ना बनाऊं क्या? अरे जरूरी नहीं होता है कि बहन ही मायके जाए। तुम अपने भाई को यहाँ बुला लो, वो यहाँ आकर तुमसे राखी बंधवा लेगा। दूसरी बात ये कि चीजें समझने की कोशिश किया करो। मेरी माँ तुम्हें अपनी बेटी मानती है, वरना उन्हें क्या मतलब है तुमसे या तुम्हारे होने वाले बच्चे से? देखो, यहाँ पर पक्षपात करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि तुम हमेशा अपनी माँ का ही साइड लगे रहते हो और अपनी माँ की बातों को अपने तक रखो, बेहतर होगा। और मैंने ये नहीं बोला कि मैं जाऊंगी अपनी माँ के घर। आप लोगों ने मना कर दिया है, ठीक है, लेकिन मैं खाना खाती हूँ या नहीं खाती हूँ, दवाई खाती हूँ या नहीं खाती हूँ, वो मेरी मर्जी होगी। निहारिका अपने जिद पर थी। निहारिका ने खाना और दवाई सब कुछ छोड़ रखा था। उसकी हालत देखकर सास निहारिका की माँ सुमन को फोन करके सारी बातें बताती है, जिसके बाद सुमन ममता से कहती है, मैं समझ रही हूँ बहन जी, दरअसल बात यह है कि निहारिका थोड़ी जिद्दी है। वे अपने भाई से बहुत प्यार करती है। अपने भाई के लिए वे मुझसे भी लड़ जाती है। आपको तो पता है ना, प्रेगनेंसी में औरत को कितना चिड़चिड़ापन होता है। शायद इस वजह से निहारिका इतनी ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रही है। वही बात है ना बहन जी, ओवर रिएक्ट करने से ही चीजें ठीक नहीं होती ना। और वैसे भी निहारिका बच्ची नहीं है, उसकी शादी हो चुकी है। कुछ महीने बाद अब वो भी माँ बन जाएगी। अब जिम्मेदारी और चीजों को नहीं समझेगी तो कब समझेगी? सास तो हमेशा बुरी ही होती है, चाहे वे बहू के बारे में कितना अच्छा सोच ले। कल को जो हो जाएगा तो सब हम पर ही उंगली उठाएंगे। अब सास कहाँ थी, वो कहाँ थे, सब हमको ही बोलेंगे। जो आपकी बेटी ने ये सब कर रही है वो कोई नहीं देखेगा। माफ करना बहन जी, जानती हूँ कि निहारिका गलत है, आप टेंशन मत लो, मैं उसे समझाने की कोशिश करती हूँ।
ऐसे ही रात को निहारिका की माँ उसे फोन करके समझाने लगती है। निहारिका अपनी माँ को भी 2-4 बातें सुना देती है, जिसके बाद सिचुएशन धीरे धीरे और ज्यादा बुरी हो जाती है। निहारिका के मन में सभी के लिए गुस्सा भर चुका था। वे अब खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है। यह सब देखकर निहारिका की सास परेशान हो जाती है और वे निहारिका से वादा करते हुए कहती है, बहू दरवाजा खोल दे, मैं तेरी जिंदगी के आगे हार चुकी हूँ। तुझे मायके जाना है ना, वहाँ जाकर अपने भाई को राखी बांधनी है ना, तो यही सही, मैं वादा करती हूँ मैं खुद तुझे लेकर जाऊंगी। सास की बातें सुनने के बाद निहारिका खुश हो जाती है और दरवाजा खोल देती है। पक्का ले जाओगे ना माँ जी? कहीं ऐसा ना हो कि आप अपनी बात से पलट जाओ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुझे पक्का ही लेकर जाऊंगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब निहारिका खुशी खुशी रक्षाबंधन की तैयारियां करने में लग जाती है। सास भी अपनी बहू का साथ देती है। सास अपनी बहू के लिए कपड़े, जेवर, मिठाइयाँ, राखी सब कुछ लेकर आ जाती है। ऐसे ही रक्षाबंधन वाले दिन अर्जुन, निहारिका और ममता तीनों एक गाड़ी में बैठकर निहारिका के मायके जा रहे थे। निहारिका वहाँ जाकर हंसी खुशी अपने भाई को राखी बांधकर वापस आ रही थी। निहारिका का मायका काफी दूर था, जिस वजह से निहारिका को बहुत ज्यादा ट्रैवल करना पड़ रहा है और अचानक से उसको लेबर पेन उठने लगता है। यह सब देखकर अर्जुन और ममता दोनों घबरा जाते हैं। वे दोनों तुरंत उसे अस्पताल लेकर जाते हैं। निहारिका को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। माँ जी, अभी तो मेरा 8वां महीना है, फिर भी मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। हाँ, बिल्कुल सही कह रही थी माँ जी, आपकी बात ना मानकर मैंने बहुत बड़ी भूल की है। पता नहीं क्यों मेरे पेट में दर्द हो रहा है माँ जी, मुझे हॉस्पिटल ले चलो जल्दी प्लीज। चिंता मत कर बहू, सब ठीक होगा, मैं तुझे लेकर चल रही हूँ ना हॉस्पिटल। निहारिका को अस्पताल लेकर उसकी सास जाती है, जहाँ डॉक्टर निहारिका को एडमिट कर लेते हैं। धीरे धीरे निहारिका की सिचुएशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल होती जा रही थी। डॉक्टर निहारिका का सी सेक्शन करके डिलीवरी करा देते हैं, जहाँ निहारिका को एक सुंदर सी बेटी होती है। ईशा एक दिन अपने पति महेश से नाराजगी दिखाते हुए कहती है, मुझे ना आपसे बात ही नहीं करनी है। इतनी अच्छी कंपनी में जॉब करते हो, उसके बावजूद मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश को पूरा नहीं कर सकते आप। अरे क्या चाहिए तुम्हें बताओ, तुम्हारी फीस भी मैंने जमा कर दी है, फिर क्या दिक्कत हो गई है तुम्हें? अरे मेरी फीस तो जमा कर दी है, लेकिन उसके बावजूद मुझे ना सोने का मंगलसूत्र चाहिए, क्योंकि जब मैं अपने दोस्तों के साथ इंस्टीट्यूट से घर वापस आ रही थी, अचानक से मैं एक मॉल में गई थी। वहाँ पर मुझे बहुत सुंदर सा मंगलसूत्र दिखाई दिया और मुझे वही लेना है, तो आप मुझे लेकर चलो और मैं मंगलसूत्र दिला दो। अच्छा, तुम ना बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, तुम खुद जाकर ले लेना। मेरे पास ना अभी टाइम नहीं है, मुझे थोड़ा सा ऑफिस का भी काम देखना है। तो ठीक है, आप मुझे पैसे दे देना, मैं खुद जाकर ले लूंगी। ये सब छोड़ो और बताओ, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई में मन तो लग रहा है ना? कहीं ऐसा नहीं कि अपने दोस्तों के साथ मटर गश्ती करने में ही लगी रहती हो? अरे नहीं नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, बदले में मुझे मेहनत करके पढ़ाई तो करनी है। और आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं एक दिन आपको ऑफिसर बनकर दिखाऊंगी और आपके सपनों को पूरा करूंगी। हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम ऑफिसर बन जाओ और हमारे सपनों को पूरा करो। दरअसल महेश अपनी पत्नी मनीषा को यूपीएससी की तैयारी करवा रहा था। मनीषा का सपना था कि वे यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करे और एक आईएएस ऑफिसर बने। इसमें महेश उसे पूरा पूरा सपोर्ट किया करता था। महेश घर और बाहर दोनों का काम अकेले ही संभाला करता था। दोनों पति पत्नी के बीच बहुत ज्यादा प्यार था। दोनों एक दूसरे को समझते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ रहे थे। ऐसे ही एक दिन मनीषा अपने दोस्तों के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठकर लंच कर रही थी। तभी मनीषा की एक फ्रेंड रिया उससे बोलती है, कुछ भी कहो मनीष, तेरा हस्बैंड बहुत अच्छा है, तुझे बहुत सपोर्ट करता है यार। आजकल शादी होने के बाद कौन यूपीएससी की तैयारी करवा रहा है अपनी पत्नी को? अरे जब से वे ज्योति मौर्य वाला केस हुआ है ना, तब से तो ज्यादा लोग डरने लगे हैं अपनी पत्नी को बाहर भेजने से। लेकिन तेरा पति तो सच में बहुत अच्छा है यार। अरे पति लोग अच्छे नहीं होते, उन्हें बनाया जाता है। तुझे क्या लगता है मेरे पति शुरू से ही ऐसे थे क्या? वो मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार है। कुछ भी कहो, तेरा पति तुझसे बहुत प्यार करता है, तभी तो तेरी हर बात मानता है, वरना आजकल के लोग रोक टोक को ही अपना प्यार कहते हैं। और तेरा पति है जो तुझे पूरी फ्रीडम देता है, कोई भी कपड़ा पहनो, कोई रोक टोक नहीं, कोई भी दोस्तों के साथ घूमो, कोई रोक टोक नहीं। पढ़ाई लिखाई बहुत किस्मत वालों से मिलते हैं ऐसे पति, इसलिए हमेशा अपने पति की इज्जत करियो। और हाँ, लाइफ में कोई भी अच्छी बुरी सिचुएशन आए ना, अपने पति को कभी गलत मत समझियो, उसकी बात को समझने की कोशिश करियो।
और रिया मैडम, ज्ञान की देवी, अभी तेरी शादी नहीं हुई है ना, इसलिए इतनी लंबी लंबी बातें कर रही है। तेरी शादी हो जाएगी ना, तब तुझे पता चलेगा आखिर में क्या होता है। ज्यादा पति को सर पर चढ़ाना भी अच्छा नहीं है। अच्छा मैं चलती हूँ, शाम हो चुकी है, वरना वे कहेंगे कहाँ गई। क्यों, घर जाके तुझे खाना बनाना है क्या? अरे नहीं यार, खाना तो वही बनाएंगे आके। इतना तो है कि मेरे हस्बैंड मुझे सपोर्ट बहुत करते हैं। अगर मैं लेट हो जाऊंगी तो वो मेरा वेट करते हैं और मुझे अपने हाथों से खाना खिलाते हैं। और अगर मुझे लेट नाइट पढ़ाई करने में ज्यादा समय लग जाता है तो मेरा जाकर इंतजार भी करते रहते हैं। तब तक जब तक मैं सो नहीं जाती तब तक वो मेरा इंतजार करते रहते हैं। चल जा फिर, ऐसे पति को इंतजार करवाना भी अच्छा नहीं होता। ऐसे ही समय बीतता जाता है। महेश दिन रात मेहनत करता है और अपनी पत्नी को यूपीएससी एग्जाम के लिए बहुत सपोर्ट करता है। ऐसे में मनीषा के अब एग्जाम भी नजदीक आ जाते हैं। मनीषा भी जानकर यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। मनीषा एग्जाम देने जाती है, जहाँ मनीषा का अच्छे से एग्जाम हो जाता है। कुछ महीनों बाद मनीषा का यूपीएससी का रिजल्ट आता है, जहाँ वे अच्छे से बैंक से यूपीएससी क्लियर कर लेती है। अब मनीषा का इंटरव्यू होना था। मनीषा का इंटरव्यू अकेले हो जाता है। मनीषा अपने सपने को पूरा कर लेती है और वे एक आईएएस ऑफिसर बन जाती है। यह देखकर महेश बहुत खुश होता है और वे उससे बोलता है, आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी मेहनत रंग ले आई। तुम्हें पढ़ाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। सच में बहुत खुशी हो रही है मनीषा मुझे। अपनी एक खुशी मैं बता नहीं सकता किसी को। अच्छा बाबा ठीक है, अब चलो अंदर। आज मैं अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाऊंगी आपको। ऐसे ही समय बीत जाता है। एक दिन मनीषा को किसी उसी के शहर के सबसे बड़े आदमी, जिनका नाम विजय कुमार था, उनसे मिलने के लिए उसके घर जाना था। मनीषा अच्छे से तैयार होकर उनके घर जाती है, जहाँ वे लोग अच्छे से मनीषा का स्वागत करते हैं। मनीषा सोफे पर बैठी हुई थी। तभी विजय कुमार मनीषा के लिए चाय नाश्ता मंगवाते हुए कहता है, अरे महेश, जरा मैडम के लिए चाय नाश्ता लेकर आओ। दरअसल ये महेश कोई नहीं, मनीषा का पति था। दोनों पति पत्नी इस बात से अनजान थे कि हम दोनों की मुलाकात कुछ इस तरह से होगी। महेश चाय नाश्ता लेकर आता है। जब दोनों पति पत्नी की नजर एक दूसरे से टकराती है तो वे एकदम से चुप हो जाते हैं। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या बोले। महेश वह चाय नाश्ता रखकर अंदर चला जाता है। तभी मनीषा विजय से बोलती है, वैसे आपका नौकर है क्या ये? कब से काम कर रहा है यहाँ पे? ये मेरे पास सालों से काम कर रहा है। बहुत अच्छा लड़का है, बहुत मेहनती भी है ये। अच्छा मुझे ना किसी अर्जेंट काम से जल्दी घर जाना पड़ेगा, मैं आपसे फिर कभी मिलूंगी फुर्सत में। इतना बोलकर मनीषा वहाँ से घर चली जाती है। थोड़ी देर में महेश भी घर आ जाता है। मनीषा को बहुत गुस्सा आ रहा था और वे अपने पति से सवाल जवाब करते हुए कहती है, ये सब क्या था महेश? तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला। तुम एक नौकर हो। तुम तो कहते थे कि तुम्हें एक एमएनसी कंपनी में जॉब मिली है। हकीकत तो कुछ और ही है। मुझसे झूठ बोलकर क्या मिल गया तुम्हें? अरे औकात नहीं थी तो मुझसे शादी नहीं करते ना। अगर सच बोला होता तो आज इतनी चीजें खराब नहीं हुई होती। हम एक नौकर हूँ और हाँ, मैंने तुमसे झूठ बोला क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं किसी भी एमएनसी कंपनी में जॉब नहीं करता हूँ, बल्कि मैं जब एक कंपनी में जॉब कर रहा था वहाँ मुझे मुश्किल से 15,000 रुपए सैलरी मिलती थी। और उस 15,000 की सैलरी में तुम्हारी पढ़ाई, घर के खर्च, सब कुछ मैनेज करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। वो तो अचानक से मेरी मुलाकात विजय कुमार से हुई, जो कि बहुत अच्छे हैं। उन्होंने मुझे बहुत अच्छे पैसों पर घर के कामकाज के लिए रख लिया। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। और आज जिस पद पर तुम हो ना, वो मेरे इस नौकर वाली नौकरी की वजह से ही हो। अगर मैं 15,000 की नौकरी कर रहा था तो शायद मैं कभी तुम्हारे सपनों को पूरा नहीं कर पाता। मनीषा को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और वे अपने पति से माफी मांगने लगती है, जिसके बाद महेश उसे माफ कर देता है। अब मनीषा के कहने पर महेश नौकर वाली जॉब छोड़कर मनीषा के साथ ही दफ्तर आया जाया करता। दोनों पति पत्नी मिलकर अब एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं।